पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स जो बाइलिंगुअल होगी। सबसे पहले यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1917 में ये बना था। इसमें 15 देश शामिल थे और इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक तरीके से कम्युनिस्ट थी और ये कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे। किसके अगेंस्ट थे? कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट। सोवियत यूनियन में वन पार्टी सिस्टम था और अपोजिशन कोई पार्टी नहीं होती थी, कोई भी पार्टी नहीं थी जो अपोजिशन होती। इसके बाद सोवियत यूनियन बना। सोवियत यूनियन के बनने के साथ साथ इसका डोमिनेंस 1991 तक रहा वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे, और ये कंपटीटर किसके थे? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से। अब जो सोवियत यूनियन जब बना था तो इसके अंदर कई सारी कमियां भी थी। मजबूत तो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी थी क्योंकि इनके पास क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये पिन से लेकर एरोप्लेन तक हर चीज़ बनाते थे, हर चीज़ के मैन्युफैक्चरर भी थे। लेकिन इनके अंदर कुछ कमियां भी थी जिसके कारण ये टूट भी गया था। आपको जब डिस्कस में करूँगा मैं। इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि यहाँ पर अपोजिशन पार्टी नहीं थी, वन पार्टी डोमिनेंस था जिसके कारण लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे और यहाँ के लोगों को ना इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी। और कई सारी कमियां ये थी कि सोवियत यूनियन में 15 देश शामिल थे लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव रूस का था और जो एथनिक्स थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों के साथ। फिर 1985 में सोवियत यूनियन में एक प्रेसिडेंट बना जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इसे कहीं ना कहीं सोवियत संघ के अंत का भी प्रतीक माना जाता है इसको, क्योंकि इसने कुछ पॉलिसियाँ लाई। ये दो पॉलिसियाँ लाया था, ग्लासनोथ और पेस्तोराइका, जिससे इसने क्या कर दिया था, एक तो खुलापन ला दिया और दूसरा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहता था बहुत अच्छी, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और सोवियत यूनियन विघटन होने लगा था क्योंकि कई जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। जब 1989 में सोवियत यूनियन के बारे में जब कहा जाता है 1989 में सोवियत यूनियन के खिलाफ विरोध स्टार्ट हो चुका था और इसी साल जर्मनी का यूनिफिकेशन होना था। 1989 में जर्मनी ने ना दीवार गिरा दी थी जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को सेपरेट करती थी। 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया और 1991 में 3 देश सोवियत यूनियन से सबसे पहले अलग हो गए, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। ये 3 देश सोवियत यूनियन से अलग हुए थे। उसके बाद सोवियत यूनियन में क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए जब सोवियत यूनियन टूटा? देखो, सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस ये होगा, कोल्ड वॉर का एंड हो गया। अब कोल्ड वॉर का एंड हो गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सोवियत यूनियन ने अपनी एक मिलिट्री बना रखी थी 15 देशों की साथ में, जिसे वार्सा पैक्ट कहा गया था, उसका भी एंड कर दिया गया। तीसरा चेंजेस ये आया कि जो देश पहले वार्सा पैक्ट में थे वो नाटो में शामिल हो गए। तो किसमें शामिल हो गए? नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियंस, इनमें ये देश शामिल हो गए। सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब विघटन के बाद टेंशन भी आ गई, टेंशन और कन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं था कि सोवियत यूनियन से जब 15 देश अलग हो गए तो वो देश पीसफुली सर्वाइव कर पाए, मतलब शांति से रहे, ऐसा नहीं था। और सोवियत यूनियन इस इलाके में पड़ता है ना, सेंट्रल एशिया का कुछ हिस्सा आता है, उस इलाके में हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा है, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह, ये बड़ी मात्रा में इस इलाके में पाए जाते हैं। तो चाइना, अमेरिका ये चाहते हैं कि इन इलाकों पर अपना ट्रेड कर सकें। और जब 9/11 की घटना हुई थी तो उसके बाद अमेरिका ने ना इनके आसपास के जो कंट्रीज थे ना उस पर अपना एरोप्लेन का बेस बनाया कि भाई हम जैसे तालिबान और अफगानिस्तान में जो भी अटैक कर सके तो इनकी मदद से कर सकते हैं, इराक वगैरह पे अटैक। तो उसके लिए उनको पैसे भी दिए। देखो, सोवियत जो यूनियन है उससे पहले जो देश अलग हुए, तजाकिस्तान में सिविल वॉर 10 साल तक चला, 1991 से 2001 तक। सबसे शांति से चेकोस्लोवाकिया, ये सोवियत यूनियन का एक ऐसा देश था जिसका सेपरेशन पीसफुली हुआ, मतलब शांति से अलग हो गई है। ठीक है, ये सबसे चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, इसमें आसानी से अलग हो गया। इसके बाद सबसे ज़्यादा टेंशन की बात हुई यूगोस्लाविया 3 हिस्सों में बट गया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया। ठीक है, ऐसे हिस्सों में इसका विभाजित हो गया था यूगोस्लाविया में। तो यूगोस्लाविया में टेंशन बढ़ गया।
इसके अलावा ये इलाका, इस इलाके में चाइना भी ट्रेड करना चाहता है। देखना, चाइना रूस से सटा हुआ है एक तरीके से, तो वो चाहता है आसपास की जो भी कंट्री है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों के साथ ट्रेड करना चाहता है ताकि उसका प्रॉफिट आ सके। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अब उसकी इकोनॉमी का क्या हुआ, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी। देखो, जब 1991 में सोवियत संघ से कई सारे देश अलग हो गए तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी का एक नया मॉडल फॉलो किया जिसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने शॉक थेरेपी का नाम दिया था। ये एक ऐसा मॉडल है, जैसे शॉक थेरेपी जानने किसी को होश में लाने के लिए दी जाती है ना, लेकिन ये ऐसा मॉडल था जिसने होश खो दिए देशों ने। शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, सबसे पहले शॉक थेरेपी क्या, एक इकोनॉमिकल मॉडल है जो प्राइवेटाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब सारे उद्योग धंधे जो है ना प्राइवेट सेक्टर को दे देने चाहिए। इसको आघात पहुंचाकर चिकित्सा करना भी कहते हैं। इससे क्या हुआ, सबसे पहले निजी सेक्टर्स जितने भी थे, जो भी निजी थे, जो भी सरकारी थे, उन्हें निजी हाथों में दे दिया गया। जो पहले पब्लिक अंडरटेकिंग थी अब वो प्राइवेट अंडरटेकिंग हो गई। इससे क्या हुआ कि 90% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज 1980s के अप्रोक्स जो इंडस्ट्री थी वो निजी हाथों में चली गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया, जिसे वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल कहा गया। क्या कहा गया? वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल, ही पूछा जा सकता है पेपर में। इसके अलावा पहले सोवियत यूनियन में एक सिस्टम था कि कॉमन फार्मिंग होती थी, और एक तरीके से पब्लिक फार्मिंग कह सकते हो आपको, मतलब जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। जितना फार्मर है ना, अगर एक लैंड पे खेती कर रहे हैं तो सब लोग मिलकर खेती करेंगे, जो प्रॉफिट होगा सब फार्मर्स में बटेगा। तो वो अब हटा दिया गया कॉमन फार्मिंग का सिस्टम। इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए शॉक थेरेपी के? एक तो 90% से ज़्यादा कई सारे इंडस्ट्रीज जो थी डेवलप्ड होने की जगह डेक्लाइन हो गई। कई सारे बैंक डेक्लाइन, कई सारे जो बैंक थे उनमें लॉस हो गया। करेंसी है रशिया की रूबल, उसकी डिवैल्यूएशन हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई। और साथ साथ सोवियत यूनियन में एक सिस्टम कर दिया गया, प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, और पार्लियामेंट कमज़ोर हो गई। क्या कमज़ोर हो गई? पार्लियामेंट। रशिया में देखो कैसा है कि जब व्लादिमीर पुतिन 2 बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है ना कोई बंदा, तो क्या करता है, 1 बार 2 बार राष्ट्रपति बनता है तो सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है। जब प्रधानमंत्री बनता है तो पावर बोल देता है प्रधानमंत्री के हाथ में आ गई। तो इस तरीके से चेंजेस। अब उसने क्या करा दिया कि एक प्लेबिसाइट करवाया उसने, जनमत संग्रह, जिसके थ्रू वो अब 2033 तक राष्ट्रपति बना रहेगा रशिया का, वोट होना हो 2033 तक वही राष्ट्रपति। तो ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं सोवियत यूनियन के साथ, रशिया से भी अच्छे रिलेशन हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी रिलेशंस होते हैं तो उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई टाइप्स के रिलेशन होते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कल्चरल। तो अगर हम पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो सोवियत यूनियन ने हमारा हमेशा साथ दिया है। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें, कश्मीर इशू पर वो हमारा फेवर लेता है। ठीक है, जब 1971 का वॉर हो रहा था तब अमेरिका ने और ब्रिटेन ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने मिलिट्री भेज दी थी, लेकिन उसी समय सोवियत यूनियन ने भी हमारा सपोर्ट किया था और हमारे लिए आ चुका था इंडियन ओशियंस में। तो ये बहुत बड़ी बात है। यूएनओ में कभी भी भारत के खिलाफ कई सारी एक्टिविटीज़ चलाई गई तो उसमें सोवियत यूनियन ने वीटो का यूज़ करा है, वीटो का यूज़ करके हमें सपोर्ट किया। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिकल बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टील प्लांट्स जो हैं सोवियत संघ की मदद से निकाले थे, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम, उसको सोवियत यूनियन ने फंड किया था। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी तो सोवियत यूनियन ने रुपीज़ को मीडियम मानकर हमारे साथ ट्रेड किया। इसके अलावा अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके बावजूद देखो इंडिया ने अपना स्टैंड लिया, क्लियर कर दिया ना कि भाई हम रशिया से ऑयल खरीदें। कई सारे देश बोल रहे थे कि भाई आप रशिया से क्यों खरीद रहे हो, तो वो चीज़ है क्योंकि वो हमारा हमेशा से सपोर्टर रहा है। इसके अलावा मिलिट्री की बात करें तो हमारी मैक्सिमम मिलिट्रीज जो है कि जो वेपन्स वगैरह हैं, अभी 2-3 साल को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड उसी के साथ होता है, रशिया के साथ ही। इसके अलावा रशिया के साथ हम टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे हैं। अभी हमारी मिसाइल प्रोग्राम जो सिस्टम है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये दोनों देश जो है मिलकर बना रहे हैं इसको। जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है ना, अभी बेची जा रही है दूसरे देशों को, जैसे फिलिस्तीन, बहुत सारे देशों को बेची जा रही है, फिलीपींस वगैरह, वियतनाम वगैरह को। तो इसमें दोनों कंट्रीज़ की शेयरिंग है।